Good morning, students. Today I will teach you the third chapter from the history, ruling the countryside. Yes, ruling the countryside means देहात में शासन करना, मतलब गाँव में किस तरीके से शासन करना countryside के अंदर. Before the British came to India, condition of the peasant was very good. Yes, बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, जब इंडिया के अंदर ब्रिटिश नहीं आए थे तब इंडिया की कंडीशन कैसी थी, किसानों की, पीजेंट की, वॉज अ वेरी गुड, वो बहुत अच्छे थे. दे वर लीडिंग अ पीसफुल लाइफ, वो बहुत शांतिपूर्ण अपना जीवन जी रहे थे. द विलेजेस वर सेल्फ सफिशेंट एज दे कुड प्रोड्यूस एवरीथिंग इन देयर ऑन विलेज दे नीडेड. यस, जो गांव थे, विलेजेस जो थे, वो सेल्फ सफिशेंट थे, मतलब आत्मनिर्भर थे. दे कुड प्रोड्यूस एवरीथिंग, वो सब कुछ खुद प्रोड्यूस करते थे. एवरीथिंग ऑन विलेज, गांव के अंदर ही. दे नीडेड, जो उनको ज़रूरत होती थी. दे पे अ स्मॉल पोर्शन ऑफ देयर प्रोड्यूस टू किंग एज अ टैक्स. यस, और जो भी वो प्रोड्यूस करते थे, जितना भी उनका उत्पादन होता था, उसका स्मॉल हिस्सा, एक छोटा सा हिस्सा, वो टैक्स के रूप में किसको देते थे? किंग को, राजा को. ड्यूरिंग एनी नेचुरल कैलेमिटीज़, और जब भी कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ मतलब कोई बाढ़, भूकंप, ऐसी सिचुएशन हो जाती थी, किंग रिड्यूस द रेवेन्यू. तो किंग क्या करता था? उनका जो रेवेन्यू है, जो लगान था उनका, वो कम कर देता था. और समटाइम्स एक्सेप्टेड नो रेवेन्यू, और कभी कभी तो वो उनसे रेवेन्यू भी नहीं लेता था. कौन? किंग था, क्योंकि अपनी आय का मतलब जो वो प्रोड्यूस करते थे उसका स्मॉल परसेंट जो है वो किंग को देते थे. और कभी नेचुरल कैलेमिटीज़ हो जाती थी तो किंग मना ही कर देता था. या फिर जो रेवेन्यू की जो दर थी, ठीक है, जैसे सपोज़ करो वो ना 100 रुपये लेते हैं, ठीक है, तो 100 की जगह वो क्या 50 रुपये लें, या ले भी ना, इस तरीके से. ओके, हावेवर द कमिंग ऑफ द ब्रिटिश चेंज एवरीथिंग. लेकिन जब ब्रिटिश भारत में आए तो सब कुछ क्या हो गया? चेंज हो गया सब. कॉलोनियल अग्रेशन पॉलिसी. यस, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कॉलोनियल अग्रेशन पॉलिसी मतलब औपनिवेशिक कृषि नीति. इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव रीड that the East India Company got the right to collect revenue of Bengal, Bihar and Orissa after the Battle of Buxar. Yes, जब बक्सर का युद्ध हुआ तो बक्सर के युद्ध के बाद, बैटल ऑफ बक्सर के बैटल के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को ये अधिकार हो गया था कलेक्ट करने का रेवेन्यू. किससे? बंगाल से, बिहार से एंड उड़ीसा से. द कंपनी नीडेड मनी टू बाय गुड्स. जो कंपनी थी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको ज़रूरत थी किसकी? मनी की. टू बाय गुड्स, टू रन एडमिनिस्ट्रेशन, टू मेंटेन आर्मी एंड टू मैनेज वार एक्सपेंसेस. ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए उसे किसकी ज़रूरत थी? मनी की. किसी कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, वस्तुओं को खरीदने की, अपना प्रशासन चलाने की, आर्मी को मेंटेन करने की, और जितने भी खर्चे हैं उन्हें करने के लिए. ठीक है, वार पे मतलब जो भी युद्ध होता था उन पे जो खर्चा है. द अल्टीमेट एम टू द कंपनी वॉज टू अर्न मनी. और जो अल्टीमेट एम, उनका उद्देश्य, कंपनी का मेन उद्देश्य क्या था? एम उनका अर्न मनी, कि उन्हें सिर्फ पैसा कमाना है कैसे भी. सिंस लैंड रेवेन्यू वॉज द मेन सोर्स ऑफ इनकम. उस समय जो है मेन सोर्स इनकम का क्या था? लैंड रेवेन्यू, यानी ज़मीन से किस तरीके से वो पैसे वसूल कर सकते हैं ज़मीन के ऊपर. द ब्रिटिश थॉट ऑफ अर्निंग मोर फ्रॉम रेवेन्यू. और ब्रिटिश जो है वो जो उन्हें मिलता था उससे और ज़्यादा जो है रेवेन्यू वो चाहते थे. सो दे रिवाइज्ड और चेंज द होल रेवेन्यू सिस्टम. इसलिए उन्होंने जो भी रेवेन्यू सिस्टम चल रहा था उन्होंने उसको पूरा के पूरा चेंज कर दिया. द कंपनी इंट्रोड्यूस्ड न्यू रेवेन्यू सिस्टम. और कंपनी जो है, ठीक है, उन्होंने इंट्रोड्यूस्ड कराया न्यू रेवेन्यू सिस्टम. लाइक किस तरीके से? मतलब 3 रेवेन्यू सिस्टम फिर आए: परमानेंट सेटलमेंट, माहलवाड़ी सिस्टम एंड द रैयतवाड़ी सिस्टम. क्लियर स्टूडेंट्स? ये 3 सिस्टम
फिर किसने इंट्रोड्यूस कराया? हमने, कंपनी ने, ब्रिटिशर्स ने। ओके, यस स्टूडेंट्स। तो ये 3 रेवेन्यू सिस्टम से हमें किन्होंने इंट्रोड्यूस कराया? ब्रिटिशर्स ने, कंपनी ने। अब ये जो कंपनी वाले थे, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, ब्रिटिशर्स ही थे। यस, परमानेंट सेटलमेंट। ओके, अर्लियर परमानेंट सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? स्थायी बंदोबस्त। परमानेंट मतलब परमानेंट यानी फिक्स है, इतना सेटलमेंट तो क्या है? फिक्स है। अर्लियर जमींदार इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा had been functionaries who held the right to collect revenue on behalf on the Mughal emperor and his representative the Diwan in Bengal. Yes, मतलब प्रारंभ में जो है जमींदार, ठीक है, जमींदार जो थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो है वो काम कर रहे थे, ठीक है ना। लेकिन मुग़ल एम्परर जब थे तो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जिन्हें क्या कहते थे? दीवान, ठीक है, दीवान कहा जाता था। वो क्या करते थे? रेवेन्यू को कलेक्ट करने का काम करते थे। ओके, उनकी जगह द दीवान सुपरवाइज्ड द जमींदार टू एंश्योर दे वर नाइदर लैक्स नॉर ओवरली स्ट्रिंग। यस, जो दीवान थे वो सुपरवाइज्ड मतलब उन पे नज़र रखे हुए थे, किन पे? जमींदार पे, कि वो जमींदार जो हैं किस तरीके से अपना वर्क कर रहे हैं। ना तो वो ज़्यादा कठोर थे और ना ही ज़्यादा वो लचीले थे, मतलब फ्लैक्स थे। व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अवॉर्डेड द दीवानी और overlordship of Bengal by the empire following the Battle of Buxar in 1764. Yes, जब 1764 बक्सर के बैटल ऑफ बक्सर के युद्ध के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को अवॉर्डेड दिया गया, किस में? दीवानी और ओवर लॉर्डशिप ऑफ बंगाल, ठीक है, मतलब उनका जो है दीवानी और मतलब ओवर लॉर्डशिप ऑफ बंगाल पे उनका क्या था? एम्पायर पे अधिकार हो गया था। इट फाउंड इटसेल्फ शॉर्ट ऑफ ट्रेंड एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन इस टाइम उन्होंने अपने आप को क्या पाया? बहुत ही बहुत कम पाया उन्होंने अपने आप को। ट्रेंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, जो उनके शिक्षित एडमिनिस्ट्रेटर्स थे ना, ट्रेंड थे जो उनके आगे, स्पेशली दोज फैमिलियर विथ लोकल कस्टम एंड लॉ। वहाँ के जो लोकल कस्टम एंड जो लॉ थे उनसे उनके आगे उन्होंने अपने आप को क्या पाया? बहुत ही शॉर्ट, कम पाया। एज अ रिजल्ट लैंड होल्डर्स वर अनसुपरवाइज्ड और रिपोर्टेड टू करप्ट एंड आइडल्ट ऑफिशियल। यस, इसका रिजल्ट क्या हुआ? जो भी लैंड होल्डर्स जो थे, ठीक है, जो सुपरवाइज़र थे, देख रेख कर रहे थे, रिपोर्ट देने का काम करते थे, तो वो रिपोर्ट जो है भ्रष्ट और मतलब करप्ट, और आइडोलेंट मतलब होता है अकर्मण्य अधिकारी, मतलब वो जो अपना काम ठीक से नहीं करते हैं उन्हें वो अपनी रिपोर्ट देने लगे थे, अपने जो भी काम कर रहे थे उन्हें देने लगे। द रिजल्ट वॉज दैट रेवेन्यू वर extracted without regard for future income और local welfare. yes, इसका रिजल्ट क्या हुआ? जो रेवेन्यू जो था वो लोगों की भलाई के काम में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, उनके भविष्य के काम में, ठीक है, और वो कहीं और ही जा रहा था, ठीक है। मैनी अपॉइंटेड एज टैक्स फार्मर absconded with as much revenue as they could during the time period between inspections. yes, अब जब इंस्पेक्शन का टाइम था तो ऐसे बहुत से जो फार्मर्स थे, ठीक है, जो अपॉइंट हुए थे, टैक्स फार्मर्स थे, वो क्या हो गए? एब्सकॉन्डेड मतलब फरार हो गए रेवेन्यू लेके। ओके, द ब्रिटिश पार्लियामेंट took note of the disaster consequences of the system and in 1784 the British Prime Minister William Pitt the Younger directed
द कैलकाटा एडमिनिस्ट्रेशन टू अलर्ट इट इमिडिएटली। यस, तो इसके खिलाफ क्या हुआ, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उन्होंने इस तरीके के डिज़ास्टर्स जो थे, विनाशकारी परिणाम जो थे, कॉन्क्यूजेस जो थे, डिज़ास्टर, उनके खिलाफ क्या करा उन्होंने, इन 1874 में द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो थे विलियम पिट, उनको डायरेक्ट क्या बोला कि कलकत्ता एडमिनिस्ट्रेशन को जो है अलर्ट कर दिया गया है इसके लिए, ठीक है, सॉरी, अलर्ट इट इमिडिएटली, तत्काल बदलने का, इमिडिएटली तत्काल बदलने को कहा, जितने भी जो नियम थे। इन 1786 चार्ल्स कॉर्नवालिस वॉज सेंट आउट टू इंडिया, और 1786 में चार्ल्स कॉर्नवालिस जो है उसे कहाँ भेजा गया, इंडिया भेजा गया, टू रिफॉर्म द कंपनीज प्रैक्टिसेस। यस, तो जो कंपनी के द्वारा जो प्रथाएं चलाई थी उनको सुधारने के लिए। तो कौन आया इंडिया में फिर, चार्ल्स कॉर्नवालिस। यस, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है परमानेंट सेटलमेंट का, ये देखिए ये पिक जो है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस की ही है। ओके, यस, अब हम पढ़ेंगे जो 3 सिस्टम हमें इंट्रोड्यूस कराए ब्रिटिशर्स ने, परमानेंट सेटलमेंट, महालवाड़ी एंड द रैयतवाड़ी सिस्टम। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं परमानेंट सेटलमेंट। In 1786, the East India Company Court of Directors first proposed a permanent settlement for Bengal, changing the policy then being followed by Calcutta, which was attempting to increase taxation of zamindars. Yes, ये जो है in 1786 the East India Company Court of Directors first proposed a permanent settlement for Bengal. पहला जो प्रस्ताव रखा किसने, इसका ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सामने, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर फर्स्ट प्रपोज्ड अ परमानेंट सेटलमेंट का रखा फॉर बंगाल, चेंजिंग द पॉलिसी देन बीइंग फॉलोड बाय कलकत्ता विच वाज अटेम्प्टिंग टू इंक्रीज टैक्सेशन। इसमें जो क्या किया गया, जो टैक्स था, ठीक है, उसे बढ़ाने का प्रयास किया गया था ऑफ जमींदार्स। बिटवीन 1786 एंड 1790 द न्यू गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस एंड सर जॉन शॉरे, लेटर गवर्नर जनरल, ठीक है, entered a heated debate over whether or not to introduce a permanent settlement with the जमींदार्स। यस, फिर उसके बाद में जो है 1786 और 1790 के अंदर जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस और सन जॉन शॉरे, ये भी जो है गवर्नर जनरल ही थे, इन्होंने जो है अपने इंट्रोड्यूस कराया किससे, परमानेंट सेटलमेंट से, सेटलमेंट विथ जमींदार के साथ, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट किया जाए जो ओवर वेदर और नॉट इंट्रोड्यूस अ परमानेंट सेटलमेंट, मतलब परमानेंट सेटलमेंट के अंदर जो है क्या होंगे, जमींदार्स भी होंगे। शॉर आर्ग्यूड दैट द नेटिव जमींदार्स वुड नॉट ट्रस्ट द परमानेंट सेटलमेंट to be permanent and that it would take time before they realized it was genius। मतलब शौर्य जो थे वो उन्होंने अपना तर्क दिया कि ये जो नेटिव जमींदार्स हैं वो इसमें विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, रियलाइज्ड भी हो गया, ठीक है। द मेन एम ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट वॉज टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ agrarian crisis and distress famine of the 1770 which had resulted in lower agriculture output। yes, इनका जो मेन परमानेंट सेटलमेंट का जो मेन एम था वो यही था कि जो 1770 के अंदर जो अग्रेरियन क्राइसिस जो हुआ था, ठीक है ना, यानी कृषि संकट जो आया था उसको क्या करना था, रिजॉल्व द प्रॉब्लम, उसका
प्रॉब्लम को दूर करना था, जिसके कारण क्या हुआ था, लोअर एग्रीकल्चर आउटपुट, जिसके कारण जो है कम आउटपुट हमें मिला था। द ब्रिटिश ऑफिसर थॉट्स दैट इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, द ब्रिटिश ऑफिसर्स उन्होंने सोचा कि इसमें क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किसमें, एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर ट्रेड एंड रिसोर्सेज ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द स्टेट कुड बी इंक्रीज बाय एग्रीकल्चर। फॉर दिस परमानेंटली फिक्सिंग द रेवेन्यू एंड सिक्योरिंग द राइट ऑफ प्रॉपर्टी वॉज डन, अ सिस्टम केम टू बी नोन एज द परमानेंट सेटलमेंट। यस, तो इसमें परमानेंटली फिक्सिंग रेवेन्यू, तो इसमें जो है फिक्स कर दिया गया, तय कर दिया गया रेवेन्यू, और जो सिक्योरिंग द राइट टू प्रॉपर्टी, जो संपत्ति का जो अधिकार था उनका ना, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको सिक्योर किया गया, और यही जो है किस नाम से जाना गया, परमानेंट सेटलमेंट। डन अ सिस्टम केम टू नॉन एज परमानेंट सेटलमेंट। Yes, this scheme was introduced in 1793 by Lord Cornwallis. ये जो स्कीम थी वो इंट्रोड्यूस्ड हुई लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में, ठीक है। और इसके जो मेन फीचर्स हैं परमानेंट सेटलमेंट के, वो क्या हैं, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है। द स्टेट हैड नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पीसेंट, यानी जो भी राज्य था वो डायरेक्ट जो है किसानों से कांटेक्ट उसका नहीं था। दे ऑथराइज्ड जमींदार टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम पीसेंट ऑन देयर बिहाफ, मतलब कोई भी राज्य था वो डायरेक्ट किसानों से टैक्स वसूल नहीं करेगा, कोई भी रेवेन्यू वसूल नहीं करेगा। रेवेन्यू किससे द्वारा वसूल किया जाएगा, जमींदार। यस, जमींदार जो है वो टैक्स कलेक्ट करेंगे उनसे, है ना, कलेक्ट रेवेन्यू ऑन द बिहाफ, ऑन देयर बिहाफ, किसके, स्टेट की जगह। द जमींदार कुड सेल एंड परचेस लैंड, जमींदार खुद जो है वो लैंड को जो है सेल, बेच सकते हैं और ख़रीद सकते हैं। द जमींदार वर मेड हेरिडिटरी ऑनर्स, और जमींदार जो थे वो वंशानुगत स्वामित्व वाले थे, मतलब ऑनर्स थे, ऑन द लैंड अंडर देयर पोसेशन, मतलब जमींदार के अंडर में जितनी भी ज़मीन जो आती थी, उसके बाद जमींदार के बाद उसका बेटा उसका ऑनर होगा, फिर उसके बाद उसका बेटा ऑनर होगा, इस तरीके से। दे एंड देयर सक्सेसर्स एक्सरसाइज टोटल कंट्रोल ओवर लैंड, मतलब इस तरीके से जो है जमींदार और उसके जो सक्सेसर थे, ठीक है ना, वंशज जो थे, उनका उस पे पूरा कंट्रोल था। दे वर आस्क्ड टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द पीसेंट। यस, वो जो है किसानों से रेवेन्यू देने के लिए कह सकते थे। एवरी ईयर दे हैड टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट बाय अ सर्टेन डेट। यस, एवरी ईयर मतलब पूरे साल जो है एक दिन जो है पे अ फिक्स्ड अमाउंट, अमाउंट फिक्स था कि किस डेट पे उनको कितना अमाउंट देना है। इसलिए तो ये परमानेंट है, क्योंकि परमानेंट है मतलब फिक्स हो चुका है कि इस डेट को आपको इतना अमाउंट आपको देना है। द कंपनी शेयर इन द रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड, जो कंपनी का जो शेयर था वो भी क्या था, फिक्स्ड था इसके अंदर परमानेंटली विद द जमींदार्स, जमींदार के साथ जो कंपनी का शेयर था वो भी फिक्स था। तो ये इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं इसके, किसके, परमानेंट सेटलमेंट के। दिस सिस्टम वॉज फिक्स्ड विच गेव फिक्स्ड एंड रेगुलर इनकम टू द ब्रिटिश। यस, ये जो सिस्टम था इससे ब्रिटिशर्स को जो है रेगुलर इनकम हो रही थी। द जमींदार हु कलेक्टेड रेवेन्यू वर ओनली इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग मनी। ये जमींदार को सिर्फ जो कलेक्ट करने का काम करते थे रेवेन्यू, उनको सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ में इंटरेस्ट था कि मनी को कलेक्ट करना। जमींदार नेवर इन्वेस्टेड टू इम्प्रूव द लैंड प्रोडक्शन विच रिजल्टेड इन रिडक्शन इन प्रोडक्शन। यस, जमींदार नेवर इन्वेस्टेड मतलब जमींदार जो है वो इन्वेस्ट नहीं करते थे लैंड के इम्प्रूव के लिए, कि भूमि की जो गुणवत्ता है, फर्टिलिटी है, उसको किस तरीके से बढ़ाया जाए। और इसका रिजल्ट क्या हुआ, धीरे धीरे जो प्रोडक्शन है वो क्या होता गया, कम होता गया, उत्पादन इतना नहीं हुआ। टाइम टू टाइम दे इंक्रीज्ड द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू टू सेटिस्फाई देयर सेल्फिश इंटरेस्ट। yes, time to time they increase the amount of revenue,
टाइम टू टाइम जो है उनका अमाउंट जो है वो इंक्रीज होता गया रेवेन्यू का, टू सेटिस्फाई देयर सेल्फिश इंटरेस्ट। द रेवेन्यू टू बी पेड टू द कंपनी वॉज वेरी हाई। यस, जो कंपनी को वो रेवेन्यू देते थे वो बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था। ऑल्सो द रेंट पेड बाय द पीजेंट टू द जमींदार वॉज इक्वली हाई विच मेड द लाइफ्स ऑफ द पीजेंट डिफ़िकल्ट। मतलब जमींदार जो हैं वो किसको, कंपनी को दे रहे थे, तो वो बहुत हाई था। अब जब हाई वो दे रहे हैं तो किसानों से भी तो वो हाई लेंगे, ठीक है ना। तो वो किसानों से भी जो है हाई रेवेन्यू ले रहे थे। इस जो है किसानों की स्थिति कैसी हो गई थी, बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गई थी। दे ऑल्सो टुक द लोन फॉर दिस। वो जो है इसके लिए क्या कर रहे थे, लोन ले रहे थे फॉर दिस। एंड व्हेन दे वर नॉट एबल टू पे द रेंट, और जब वो कभी रेंट पे नहीं कर पाते, दे लॉस देयर लैंड, तो उन्हें अपनी ज़मीन खो देनी पड़ती थी। मतलब वो ज़मीन के स्वामित्व नहीं थे, ऑनर नहीं थे, फिर वो ज़मीन उन्हें ज़मींदारों को देनी पड़ती थी, और ज़मींदार फिर उनके क्या, ऑनर बन जाते थे। क्लियर स्टूडेंट्स। इस तरीके से जो है पीसेंट जो थे, किसान जो थे, वो अपनी ज़मीन को खो देते थे। ओके स्टूडेंट्स। द ब्रिटिश एंड जमींदार ऑल्सो फेस्ड अ बिट ड्यू टू द फीचर ऑफ दिस सेटलमेंट। यस, मतलब इस सेटलमेंट के जो इसका सामना जो है ब्रिटिश और जमींदार दोनों को भी करना पड़ता था। किसका, परमानेंट सेटलमेंट का। एज द रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड, क्योंकि रेवेन्यू जो था वो क्या था, फिक्स था एंड रेगुलर था। फिक्स्ड एंड रेगुलर। इन केस ऑफ ड्राउट व्हेन पीजेंट वर अनेबल टू पे रेवेन्यू। यस, कभी भी कोई ड्राउट हो जाता था, बाढ़, अकाल, सूखा, ऐसी स्थिति हो जाती थी, तो जो किसान थे वो पे करने में सक्षम नहीं थे। जमींदार वर्स फोर्स टू पे रेवेन्यू, और ज़मींदार जो है वो उन्हें फोर्स करता था क्या करने के लिए, पे करने के लिए रेवेन्यू को, ठीक है। फोर्स टू पे रेवेन्यू टू द ब्रिटिश। जमींदार हु फेल्ड, मतलब अब देखिए, मतलब किसान जो है वो ज़मींदारों को क्या दे रहे थे, रेवेन्यू दे रहे थे, लेकिन किसी कारण से अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने के कारण क्या हुआ, वो रेवेन्यू नहीं दे पाए। अब जब वो ज़मींदार को रेवेन्यू नहीं दे पाएंगे तो ज़मींदार जो है कंपनी को कैसे रेवेन्यू दे पाएगा, ठीक है। और कंपनी भी किसे फोर्स करेगी, ज़मींदार को करेगी फोर्स। अब ज़मींदार जब नहीं दे पाएगा रेवेन्यू, तो ज़मींदार के साथ क्या होगा, जब पीजेंट किसान जो रेवेन्यू नहीं दे पाए तो वो क्या, अपनी लॉस, मतलब क्या होता है उनके साथ, वो अपनी ज़मीन खो देते थे, ठीक है, उन्हें ज़मीन नहीं मिलती थी। और जब ज़मींदार नहीं दे पाते रेवेन्यू ब्रिटिशर्स को, तो क्या होता है, ज़मींदार हु फेल्ड टू पे द रेवेन्यू टू द कंपनी लॉस देयर टाइटल ऑफ जमींदारी। ओके, जब ज़मींदार जो है कंपनी को रेवेन्यू नहीं दे पाता है, पे नहीं कर पाता है, तो उसका जो टाइटल था ज़मींदारी का, कि वो ज़मींदार है, ठीक है ना, वो उस पद से वो हट जाता था। व्हेन प्रोडक्शन इंक्रीज्ड, और जब प्रोडक्शन इंक्रीज्ड होता है तो कंपनी नेवर बेनिफिटेड फ्रॉम इट, तो कंपनी को इससे कुछ भी बेनिफिट नहीं होता है। यस, जब प्रॉफिट होता है तो कंपनी को भी प्रॉफिट होना चाहिए ना, बट प्रॉफिट कंपनी को नहीं होता है। इससे सिर्फ प्रॉफिट किसको होगा, ठीक है, इससे प्रॉफिट सिर्फ होगा किसे, किसान को ही प्रॉफिट होगा अगर कंपनी ये होती इंक्रीज करती है प्रोडक्शन। कंपनी को इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो रेवेन्यू था वो फिक्स्ड था, परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट है। इट ऑल्सो दे कुड नॉट इंक्रीज द रेवेन्यू एज इट वॉज फिक्स्ड। ओके, क्योंकि रेवेन्यू इंक्रीज नहीं हो रहा था क्योंकि वो फिक्स था। थस द परमानेंट लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट इन्वॉल्व 3 पार्टीज़। जो परमानेंट सेटलमेंट था रेवेन्यू का वो 3 पार्टीज़ के बीच में था, यानी इसके परमानेंट सेटलमेंट में 3 पार्टीज़ थी। 3 पार्टीज़ कौन कौन थी, देखिए आप इसमें, गवर्नमेंट, ओके, द जमींदार एंड द पीजेंट, किसान, ठीक है, ये 3 थे। मतलब जो डायरेक्ट कांटेक्ट था वो जमींदार का पीजेंट से था,
ठीक है, पीजेंट का जमींदार से, ठीक है, और जमींदार का किससे था, गवर्नमेंट से, ओके, जमींदार का गवर्नमेंट से था, डायरेक्ट इनका बिल्कुल भी नहीं था, ओके, गवर्नमेंट का इनसे नहीं था। क्लियर, समझ में आया। यानी किसान पीजेंट से जमींदार रेवेन्यू लेते थे और जमींदार से जो है गवर्नमेंट लेता था। गवर्नमेंट जमींदार अगर नहीं दे पाते थे तो वो अपनी जमींदारी के टाइटल से हट जाते थे, मतलब वो जमींदार नहीं रहते फिर। और अगर पीजेंट नहीं दे पाता तो पीजेंट को क्या खोना पड़ता, अपनी ज़मीन खोना पड़ता। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आया। एज पर दिस सेटलमेंट द रोल ऑफ द गवर्नमेंट एंड द जमींदार वॉज फिक्स्ड। यस, ये जो परमानेंट सेटलमेंट जो था इसके अंदर गवर्नमेंट और जमींदार का जो रोल था वो तो फिक्स था, ठीक है, कि भाई गवर्नमेंट को इतना मिलेगा, जमींदार को इतना मिलेगा, बट द रोल ऑफ पीजेंट वॉज नॉट एट ऑल डिफाइंड। लेकिन जो पीजेंट का रोल था वो तो कहीं भी नहीं था, डिफाइन नहीं था। एंड द पीजेंट वर पुट एट द मर्सी ऑफ द जमींदार्स। और जो पीजेंट थे, किसान थे, वो तो जमींदारों की वजह से दया के पात्र थे एक तरीके से। एंड थस दे वर द रोस्ट अफेक्टेड ड्यू टू दिस सेटलमेंट। और सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ है परमानेंट सेटलमेंट के द्वारा तो वो किसको हुआ है, पीजेंट को, किसानों को हुआ है, क्योंकि किसान प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है ना, पीजेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, अपने लैंड पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, अपनी लैंड का फिर वो पार्ट, स्मॉल पार्ट जो है किसको दे रहे हैं, जमींदार को दे रहे हैं। जमींदार तो कुछ कर ही नहीं रहा है लेकिन उनको देना पड़ रहा है, ठीक है, और जो जमींदार को मिल रहा है तो वो किसको दे रहा है, फिर गवर्नमेंट को दे रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आया आपको, ओके। तो होप सो आपको ये परमानेंट सेटलमेंट अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। अब जो आगे के सेटलमेंट है इसके अंदर, ठीक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, वो क्वेश्चंस आपको अपने गुड हैंड राइटिंग के अंदर कॉपी में करने हैं। मैं सिर्फ आपको इसके अंदर 4 क्वेश्चन दे रही हूँ अभी। कितने, 4 क्वेश्चन, वो 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। जो हमने पढ़े ना उससे रिलेटेड है ये 4 क्वेश्चन। Yes, first, who was responsible for collecting taxes from peasant under permanent settlement? अब ये भी पढ़ा हमने permanent settlement, तो आप ही बता दो, who was responsible for collecting taxes? परमानेंट सेटलमेंट में किसानों से रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, कौन था, जमींदार्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या आएगा आंसर, जमींदार्स आएगा। तो आप इसमें ये लिखिएगा, जमींदार वॉज, यस, जमींदार्स, ओके, जमींदार वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग टैक्सेस फ्रॉम पीजेंट अंडर द परमानेंट सेटलमेंट। ये आंसर देना आपको इसके अंदर। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन आपको अभी नहीं करना है, ओके। फर्स्ट करना है और थर्ड करना है, फोर्थ करना है और फिफ्थ करना है, ये करना है। वाई डिड पीजेंट टेक लोन फ्रॉम मनी लेंडर्स? मनी लेंडर्स से जो है पीजेंट अपना लोन क्यों लेते थे? एक सिंपल वर्ड में कहा जाए तो क्यों लेते थे? टू पे द रेवेन्यू पे करने के लिए। तो इसका आंसर हमें पेज नंबर 31 पे मिलेगा। यस, पेज नंबर 31 जो हमने परमानेंट सेटलमेंट का पढ़ा है ना अभी, उसी में ही है, महलवाड़ी से पहले। यस, तो आप इसके अंदर यहाँ से आंसर लिखिएगा, द rent paid by the peasant to the jamidar was equally high, which made the lives of the peasant difficult. They also took the loan for this, and when they were not able to pay the rent, they lost their land. Yes, ये थर्ड का आंसर है, ये लिखेंगे आप यहाँ से।
ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है विच रेवेन्यू सिस्टम वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश। कौन से रेवेन्यू सिस्टम जो है हमें ब्रिटिशों ने इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है। तो इसका आंसर जो है हमें मिलेगा पेज नंबर 29 पे। स्टार्टिंग ही है पेज नंबर 29। यस, तो इसके अंदर हमें फोर्थ का आंसर ये लिखना है। तो द कंपनी की जगह क्या लिखेंगे, द कंपनी की जगह लिखेंगे हम ब्रिटिश, ठीक है। यस, तो ब्रिटिश लिखना आप यहाँ पे। ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड न्यू रेवेन्यू सिस्टम लाइक परमानेंट सेटलमेंट, महालवाड़ी सिस्टम एंड द रैयतवाड़ी सिस्टम। ये फोर्थ का आंसर है। ओके स्टूडेंट, फोर्थ का क्लियर। यस, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, बट आपको तो मैं 4 ही दूंगी, एक हटा दिया है मैंने इसमें से अभी। व्हाट वाज महालवाड़ी सिस्टम, कि महालवाड़ी सिस्टम क्या है। तो इसका आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर 32 पे। पेज नंबर 32, महालवाड़ी सिस्टम। यस, इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। द वर्ड Mahalwari is derived from the Hindi mahal, meaning a house or by extension a district. In this system, the land was divided into mahals. Each mahal comprises one or more villages. Ownership rights were vested with the peasant. The village committee was held responsible for collect to the taxes. ये आएगा इसके अंदर फिफ्थ का आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारे आपको आंसर्स गुड हैंड राइटिंग में अपनी कॉपी में करने हैं, और जो हमारा चैप्टर बचा हुआ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो भी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, यस, थैंक यू स्टूडेंट्स।